एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो आज की क्लास में हम अपने चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को खत्म करेंगे, ताकि अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचा है इस चैप्टर में तो वो आज की क्लास के बाद खत्म हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम शुरू करेंगे अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप एक बार चैप्टर के वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई? देखो, हम आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सब हम वीडियोस में काफी डीपली समझ के आए हैं। ठीक है, तो अब हम उसको इतनी डीप में नहीं समझेंगे, फटाफट इन क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई? ये हमने क्या समझा था कि हमारी जो आई है इसमें क्या हो रहा है, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस करो, इमेज कहाँ पे बन रही है, हमेशा रेटिना पे ही बनती है। आप चाहे ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करो, यहाँ यहाँ कहीं पे प्लेस करो, इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे ही बनती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आई के अंदर जो आई लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। ठीक है, और हर बार इमेज को कहाँ पे फॉर्म करेगा, रेटिना पे। इसका मतलब ये जो आई लेंस है अपनी जो फोकल लेंथ है उसको बार बार एडजस्ट कर पा रहा है। ठीक है, अगर ये फोकल लेंथ अपनी ये आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को बार बार एडजस्ट कर पा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, अब ये बार बार अपनी फोकल लेंथ को चेंज करेगा तभी तो इमेज बार बार रेटिना पे बनेगी। और रेटिना पे ही क्यों बने, क्योंकि रेटिना के पास क्या होते हैं, कोन और रोड टाइप सेल्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे और किसको देंगे, ऑप्टिक नर्व को देंगे। ओके, अच्छा अब पढ़ते क्या लिखा है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई इज द एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, आई लेंस बार बार अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। क्यों, टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। किसी भी आप डिस्टेंस पे क्या रखो, ऑब्जेक्ट को रखो, वो फोकल लेंथ को चेंज करेगा और बार बार इमेज को कहां पे फॉर्म करेगा, रेटिना पे फॉर्म करेगा। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। A person with myopic eye cannot see object beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore proper vision? देखो क्या बोल रहा है वो, उसने ये बोला है कि एक आई है जो नियर बाय ऑब्जेक्ट को तो देख पाती है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट दूर है 1.2 मीटर से उसके आगे का वो देख नहीं पाती। सबसे पहली चीज, ये डिफेक्ट कौन सा है, ये है मायोपिक आई। ठीक है, अच्छा मायोपिक आई को हम किससे करेक्ट करते थे, याद करो, जब मायोपिक आई होती थी तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनती थी, इस तरीके से रेटिना से आगे ही फॉर्म हो जाती थी। हमें क्या करना था, हमें कुछ ऐसा लेंस यहाँ पे यूज करना था सो दैट हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बने, रेटिना पे बने। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगी, कॉन्वेक्स लेंस तो खुद डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस तो कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो वो रेज को पहले ही कन्वर्ट कर देगा इधर। अब मुझे इमेज यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे चाहिए, तो मैं कौन सा लेंस यूज करूंगी इसमें, कनकेव। क्योंकि कनकेव कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, वो रेज को थोड़ा डाइवर्स करेगा और थोड़ा आगे जाके रेज मिलेगी। ओके, अच्छा अगर क्वेश्चन ये आता है कि हम यहाँ पे कनकेव ही क्यों, कॉन्वेक्स क्यों नहीं यूज कर सकते, तो आप आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि कॉन्वेक्स कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, वो रेज को और पहले ही कन्वर्ज कर देगा, तब भी इमेज रेटिना पे थोड़ी बनेगी, और हमें तो इमेज रेटिना पे ही बनानी है। ओके, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन? देखो मैंने आपको पहले भी इन वीडियोस में समझाया था कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होते हैं। इवन आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे 90% क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं वीडियोस में, तो पहले आप उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आइए एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। ओके, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, नियर और फार पॉइंट हमारी आई के लिए क्या होता है। नियर पॉइंट हमारी आई के लिए एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रख के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं।
ठीक है। और हमारी नॉर्मल आई के लिए कितना होता है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के पहले आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा, और 25 सेंटीमीटर के बाद रखे हुए आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे आपकी आईज पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले ऑब्जेक्ट को जब भी हम देखेंगे या तो वो ब्लर दिखाई देंगे या फिर हमारी आईज पे काफी स्ट्रेन भी पड़ेगा। ओके, और फार पॉइंट कितना होता है, देखो हम यहाँ पे अर्थ पे खड़े होके क्या क्या देख सकते हैं, हम स्टार्स, मून, सन सब कुछ देख सकते हैं। मतलब हमारा जो फार पॉइंट है कैसा है, इन्फिनिटी, हम इतनी दूर तक का आराम से देख सकते हैं। तो एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट कितना होता है इन्फिनिटी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। देखो फार पॉइंट, the farthest point at which the eye can see object clearly without strain। आईज पे स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, फॉर नॉर्मल आई इट इज इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट क्या होता है, द क्लोजेस्ट पॉइंट एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेन। फॉर नॉर्मल आई इट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row। ठीक है, what could be the defect the child is suffering from। okay, एक तो डिफेक्ट का नाम पूछा है हमसे, और क्या पूछा है, how can it be corrected। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो बच्चा है वो लास्ट बेंच पे बैठा है। ठीक है, अगर बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा है और उसको ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा है वो उसको विजिबल नहीं हो पा रहा, मतलब जो चीज उसके पास में रखी है वो उसको दिख पा रही है। इस बच्चे को पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं लेकिन जो दूर लिखा हुआ है वो विजिबल नहीं हो पा रहा। पास में रखा हुआ है इसको विजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये इस बच्चे को क्या है, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, हम पास रखे हुए ऑब्जेक्ट आराम से देख पाते हैं लेकिन दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देते। इसमें भी यही हो रहा है, इस बच्चे को जो पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो तो विजिबल हो रहा है लेकिन दूर ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो उसको विजिबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इस बच्चे को कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। हाउ कैन इट बी करेक्टेड, ये किस लेंस से करेक्ट हो पाएगा, मायोपिया किससे करेक्ट होता है, कंकेव लेंस। ठीक है, हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पूछा गया था डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या है इसके पास, मायोपिया। फिर किससे करेक्ट होगा वो, कनकेव लेंस से। ठीक है, आगे चलिए। अब हम करते अपने मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। देखो क्वेश्चन को पढ़ो और कुछ वर्ड्स को पकड़ो। एडजस्टिंग फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को जो एडजस्ट कर पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। देखो ये कोई ऑप्शन है क्या, ये रहा एकोमोडेशन। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, बी। ओके, आगे चलते हैं। The human eye forms image of an object at its, human eye में जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होती है, इस जगह, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। देखो कोई ऑप्शन में है क्या, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, फोर्थ ऑप्शन आएगा रेटिना। ठीक है, क्वेश्चंस को समझो उसके बाद उसका आंसर करो। ठीक, और अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली कर पा रहे होंगे क्योंकि इन सब के आंसर्स हमने वीडियो में भी करे थे। ओके, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट, कितना होता है बेटा हमारे लिए लीस्ट डिस्टेंट विजन, मतलब नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ठीक, और फार पॉइंट आता तो क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। The change in focal length of eye lens is caused by the action of, देखो ये मेरे पास क्या है, आई, ये आई लेंस। अब इस आई लेंस, ये जो आई लेंस अपना फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है, ये किसकी वजह से कर पा रहा है, कौन इसको होल्ड करके रखे हुए हैं,
सिलेरी मसल्स, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिलेरी मसल्स। ओके, a person needs a lens of power, a person needs a lens of power -5.5 diopter। ठीक है, देखो पावर गिवन है -5.5 diopter for correcting his distance vision, for correcting his near vision he needs। अच्छा, ये तो डिस्टेंस दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास ये आया है। ओके, मतलब जब किसी भी इंसान को दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो उसके लिए पावर कितनी आई है? ये एक तो इसके लिए आपसे क्या पूछा जाएगा? फोकल लेंथ। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस, पास देखने के लिए उसको एक दूसरा लेंस चाहिए जिसकी पावर कितनी है? +1.5 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? ठीक है, दोनों के लिए हमें फोकल लेंथ निकालनी है। अच्छा, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ये हमने लाइट चैप्टर में करा, जब हमने लाइट चैप्टर में टॉपिक करा था पावर, ठीक है, उसमें हमने ये सब सीखा था। इस नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेंस कौन सा है? कनकेव। और इस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? लेंस कैसा है मेरे पास? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ पे कैसी आएगी? पॉजिटिव। इसकी फोकल लेंथ कैसी आएगी? नेगेटिव। लाइट चैप्टर की वीडियो पावर वाली एक बार देख के और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, देखो मेरे पास जो पावर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। तो यहां से मेरे पास f कितना आ जाएगा? 1/p। 1 पावर कितना गिवन है? -5.5। ठीक है, तो यहां से फोकल लेंथ मेरे पास देखो कितनी आ जाएगी? -0.18। इतनी आएगी, -0.18 मीटर। और सेंटीमीटर में अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 100/p। ओके, अब इसके लिए निकालते हैं। देखो इसके लिए फोकल लेंथ आएगी भी नेगेटिव। खुद से सोच के देखो ना, उसको दूर का देखना है मतलब उसको पास का दिखता है, तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला मायोपिया। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम? कनकेव। और वही चीज तो यहाँ पे है। ओके, आगे देखो पॉजिटिव, इसमें कौन सा लेंस यूज हो रहा है? कॉन्वेक्स। आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है इसमें भी? 1/f। तो यहाँ से f मेरे पास कितना आ जाएगा? 1/p। पुट कर दो f की वैल्यू 1/1.5। इसको सॉल्व करोगे आपका कुछ आंसर कितना आ जाएगा? 0.667 मीटर। डन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। अब पहले क्वेश्चन समझते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये हमारे पास आई का एक डायग्राम है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है? इसमें जो रेज है वो कहां से आ रही थी? इन्फिनिटी से। ठीक है, अब देखो उसमें क्या लिखा है? 80 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट बन चुका है, मतलब वो 80 सेंटीमीटर के आगे देख ही नहीं सकता। उसका 80 सेंटीमीटर फार पॉइंट बन चुका है। अब क्या हो अगर मैं इन रेज को किसी भी तरीके से यहाँ पे ही ले आऊं, मेरी इमेज यहाँ पे ही बन जाए 80 सेंटीमीटर पे, तो मेरी जो इमेज है वो अब रेटिना पे बन पाएगी आराम से। ठीक है, तो मुझे किसी भी तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ पे बनानी है? 80 सेंटीमीटर पे बनानी है। ठीक है, अब उसके लिए मैं कौन से लेंस का यूज करूंगी? उसके लिए हमारे पास लेंस यूज होता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का काम क्या होता है? कनकेव लेंस इन रेज को डाइवर्स कर देते हैं। ठीक है, ये जो रेज आ रही थी इस तरीके से उनको डाइवर्स कर देगा, और वो कहाँ पे मीट करती हैं? फिर रेटिना पे मीट करती हैं। अब देखो पीछे की साइड इनके साथ क्या होता है? पीछे ये इन रेज को जब हम पीछे मीट कराएंगे, ये कहाँ पे मीट करेंगी? इधर 80 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखो मेरा कहाँ पे रखा हुआ था? इन्फिनिटी पे। इस साइड है तो मैं नेगेटिव में लूंगी। इमेज मेरे को कहाँ पे बनानी है अपनी?
इमेज मेरे को कहाँ पे बनानी है अपनी, -80 सेंटीमीटर पे इस साइड बनानी है। ओके, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं हम इसके। देखो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। v मेरे पास कितना है, -80 माइनस 1/-इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो 1/f मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/-80। ठीक है, f यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव में आई है, इसका मतलब लेंस कौन सा है, कनकेव। वो हमें दिख भी रहा है कनकेव है। अच्छा, अगर ये कनकेव है तो पहले इसका नेचर लिख लेते हैं। नेचर हमारे पास कैसा हो जाएगा, कनकेव का नेचर कैसा होता है, हमेशा ये इमेज को इस साइड ही फॉर्म करता है। ठीक है, इसका नेचर मेरे पास कैसा आता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अच्छा अब हम क्या निकालें, इसकी पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो 100/f। ठीक, तो पावर यहां से कितनी आ जाएगी, 100/-80। ये हुआ कैंसिल, इसे और कैंसिल कर देते हैं। 2 से 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। पावर कितनी आ रही है, -5/4। ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, -1.25 डायोप्टर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मेरे को क्या निकालना था, नेचर और पावर। नेचर कैसा आया, वर्चुअल इरेक्ट, और पावर कैसी आई है, -1.25 डायोप्टर। ठीक है, हमने कैसे निकाला, देखो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको नॉर्मली भी समझना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, उसको आपका क्या मानना है, v मानना है। और उसके साथ फार पॉइंट गिवन है तो u कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। और अगर नियर पॉइंट गिवन तो u मेरे पास कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। दोनों ही इस साइड बनेंगे, इसलिए u और v दोनों ही आप कैसे लोगे, नेगेटिव में लोगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, उसमें आपको इसी तरीके से मैं कर पाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। ठीक है, एक तो हमें डायग्राम बनाना है और हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक हाइपरमेट्रोपिक आई बनाएंगे। ये एक हाइपरमेट्रोपिक आई हो जाएगी। देखो इसमें मेरे पास क्या होता है, एक नॉर्मल आई के लिए जो हमारे पास नियर पॉइंट है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर इस तरीके से ये रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखती हूँ तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो मेरी इमेज है वो कहाँ पे बनती है, पीछे बन रही है, रेटिना के पीछे इस साइड। मुझे तो रेटिना पे फॉर्म करनी है अपनी इमेज, तो मैं इसको करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का यूज करती हूँ, इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास लेंस यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अच्छा देखो जरा इसमें दिया क्या था कि अब इसका नियर पॉइंट कहाँ पे हो चुका है, 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। इसका नियर पॉइंट 100 सेंटीमीटर तक इधर पहुंच गया। ठीक है, अगर मेरे पास जो नियर पॉइंट यहाँ 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उसकी इमेज में कैसे भी करके यहाँ पे बना दूं 100 सेंटीमीटर पे, मतलब इस आई के मैं नियर पॉइंट को 100 सेंटीमीटर कर देती हूँ, तो इमेज मेरे रेटिना पे फॉर्म हो सकेगी। ठीक है, अब कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्वेक्स इन रेज को कन्वर्ज कर देता है, और कन्वर्ज करके कहाँ पे फॉर्म करता है, रेटिना पे इस साइड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसको पीछे मीट करवाऊं ये, ठीक है, ये क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहाँ पे बना देता है, 100 सेंटीमीटर पे इसको बना देता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझने में प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, देखो हमें क्या गिवन है, डायग्राम हमारा बन जाएगा। अब देखो हमें गिवन क्या है, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। ठीक है, जो आपको गिवन है उसको आप मान लो v। 1 मीटर मतलब
100 सेंटीमीटर। ओके, पावर हमें निकालनी है और u हमें कितना गिवन है, नियर पॉइंट एक्चुअल में कितना होता है, u हमारे पास कितना होता है -25 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको समझाया आप इन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। जो आपको गिवन है ये 1 मीटर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी गिवन था, आप उसके पे क्या पुट कर सकते हो, v। ठीक है, और अगर आपको नॉर्मल आई का नियर पॉइंट पता है तो वो हो जाएगा 25, और अगर फार दे रखा है तो क्या पुट कर दोगे, u को इन्फिनिटी। ठीक है, और दोनों ही इधर की साइड आएंगे तो दोनों ही कैसे आएंगे, मेरे पास नेगेटिव आएंगे। ठीक, पावर निकाल दिया। अब नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल्स टू v मेरे पास कितना है, देखो -100 माइनस u मेरे पास कितना है -25। तो यहाँ से f मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/-100 प्लस 1/25। 1/f इज इक्वल्स टू एलसीएम 100 आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा -1, यहाँ पे कितना आएगा +4। तो 1/f मेरे पास कितना आ जाएगा -3/100। ठीक है, f यहाँ से कितना आ जाएगा 100 प्लस आएगा ना 100/3। ओके, अब हमें क्या निकालनी है, पावर। पावर का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, सेंटीमीटर में गिवन है चीजें हमें, तो 100/f। ठीक है, 100, f की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 100 अपॉन में 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, पावर मेरे पास कितनी आ जाएगी 3 डायोप्टर। ठीक है, और अब डायग्राम किस तरीके से फॉर्म करोगे, ये रहा हमारे पास डायग्राम। ठीक, रेस को पीछे कन्वर्ट कर देता है ये। ओके, आपको अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप नॉर्मली भी कर सकते हो। जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसको आप मान लो v। अगर आपको क्वेश्चन में नियर पॉइंट लिखा है, नियर पॉइंट मतलब -25, फार लिखा होता तो u हम कितना मान लेते, इन्फिनिटी। उसके बाद बेसिक है वही क्वेश्चन, फोकल लेंथ निकालो, फिर पावर के फॉर्मूले में पुट करो और वहां से आपके पास पावर आ जाएगी। ये सेम हमने पिछले क्वेश्चन में भी कराया था और बिल्कुल सेम हमारे पास इस क्वेश्चन में भी है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। Why is a normal eye is not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर। देखो हमारी आई के पास क्या होता है, अगर वो पास में रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, आई लेंस जो है वो थिक हो जाता है। आई लेंस थिक होगा तो फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी, फोकल लेंथ छोटी होगी तो इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म हो पाएगी। लेकिन अगर आपका जो 25 सेंटीमीटर से पहले कोई ऑब्जेक्ट रखा है और आपको उसको देखना है, ठीक है, अब क्या होगा, इन पे जोर पड़ेगा। ठीक है, ये जो हमारे पास आई लेंस है खुद को इतना थिक नहीं कर पाएगा, और अगर आप उसको थिक करोगे तो आपकी आइज पे स्ट्रेन पड़ेगा और आपकी आइज खराब भी हो सकती है। ठीक है, अब आपने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से पहले रख दिया और आपको उसको देखना है, तो आई लेंस पहली बात तो इतना थिक नहीं हो पाएगा, और वो जबरदस्ती अपने आप को थिक करने की कोशिश करेगा, उसके हमारी आइज पे स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, सिलेरी मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी आइज खराब हो सकती है। A normal eye is not able to see clearly object placed closer than 25 centimeter because at this distance the eye lens cannot focus the image, वो blur image दिखानी शुरू कर देगा on retina as the focal length is too long for clear vision। ठीक है, आया समझ में। What happened to the image distance in eye when we increase the distance of object from the eye। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रख देंगे, अब क्या होगा, as the distance of object from the eye increases the image distance decreases and the lens of eye flattens। होगा क्या इससे, जब भी कोई दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट हम देखने की कोशिश करते हैं तो सिलेरी मसल्स रिलैक्स करती है और आई लेंस कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आई लेंस कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा टू फोकस द इमेज ऑन रेटिना।
रेटिना पे अगर इमेज दिखानी है तो आई लेंस हमारे पास थिन हो जाएगा, ठीक है। और अगर पास में कोई रखा हुआ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो आई लेंस थिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक देखो, अब तक सिर्फ एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के एक भी क्वेश्चन हमारे पास ऐसा नहीं आया जो हमने पहले नहीं पढ़ा था। ये सारे क्वेश्चंस हमने जब इस चैप्टर को समझाए बहुत ही डीप में समझे, ठीक है। अगर आपको इनको बहुत अच्छे से और समझना है क्वेश्चंस को तो आप एक बार वीडियोस जाके जरूर देख लेना, ओके। Why do stars twinkle? देखो, स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? अर्थ के बाहर इस तरीके से लेयर होती है। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने कल ही पढ़ा अपनी वीडियो में। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? अर्थ के बाहर इस तरीके से लेयर होती है और ये रही हमारी आई, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हर एक लेयर की अपनी एक अलग डेंसिटी होती है इस तरीके से, और हर एक लेयर किस चीज से मिलके बनी होगी? डस्ट पार्टिकल से, गैसेस से, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट से। इन सब से मिलके हमारी क्या बनी होगी? एक लेयर बनी होगी। इसी तरीके से बाकी लेयर भी बनी होगी। अब सोचो, ये जो स्टार है, ठीक है, स्टार की लाइट कहाँ तक पहुंचनी है? हमारी आई तक पहुंचनी है। तो जब तक ये ट्रेवल करेगा वैक्यूम में तब तक तो ठीक है, नॉर्मली ट्रेवल करेगा। लेकिन जैसे ये इन लेयर्स के अंदर एंटर होगा, हर एक लेयर की अलग डेंसिटी होती है, तो बार बार रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। रिफ्रैक्ट करता हुआ वो इस तरीके से हमारी आई तक पहुंच गया मान लो, ठीक है। अब हमें क्या होगा? ये स्टार दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब देखो, मान लो कि पहली लेयर में जैसे इसने एंटर करा स्टार में, ठीक है, यहाँ पे क्या था? वाटर ड्रॉपलेट था, ठीक है। ये आई डेंसर मीडियम, ये बेंड हो जाएगी इस तरीके से। मान लो जैसे वो इस लेयर में एंटर करने वाला था, यहाँ पे उसको एक गैस का मॉलिक्यूल मिल गया, ऑक्सीजन का। अब ये तो इसके लिए रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। ये क्या जाएगा? फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब फिर से आपको कोई दोबारा से कोई गैस मॉलिक्यूल मिल गया, अभी क्या जाएगा? फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इनकी वजह से होगा क्या? जो स्टार है उसकी लाइट कभी तो हमारी आई तक पहुंचेगी और कभी उसकी लाइट हमारी आई तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। कभी हमें स्टार विजिबल होगा और कभी हमें स्टार विजिबल नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। अब जो रेज है वो जब हमारी आईज तक पहुंचेंगे हमें स्टार दिखाई देगा, और जब नहीं पहुंचेंगे तब हमें स्टार दिखाई नहीं देगा, ठीक। Stars twinkle because their light is refracted by different layer of earth atmosphere. हर एक लेयर से लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी। As the light passes through these layer, it bend, causing the stars brightness to vary. ठीक है, इन लेयर से जब वो पास होगी तो उसकी ब्राइटनेस जो है, ठीक है, उसको वेरी करेगा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक। एक्सप्लेन वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। याद है बेटा कल वाला आंसर? ये हमारे पास क्या है? अर्थ, ये है स्टार, और ये मेरे पास क्या है? प्लैनेट। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में तो स्टार बड़े होते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने प्लैनेट को बड़ा दिखा दिया और स्टार को छोटा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार हमसे काफी दूर होते हैं, ठीक है। स्टार हमसे काफी दूर होते हैं, जिसकी वजह से हमें वो कैसे दिखाई देते हैं? पॉइंट सोर्स दिखाई देते हैं। वहीं प्लैनेट अर्थ के काफी पास होते हैं, इसलिए हमें पॉइंट सोर्स दिखाई नहीं देते। अब क्वेश्चन ये कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? देखो, हमारे पास ये जो लेयर्स हैं इस तरीके से, जब इनमें से ये स्टार की एक रे आएगी, ये पास होगी, कभी हमारी आईज तक पहुंचेगी और कभी नहीं पहुंचेगी, इसलिए हमें कैसा लगता है? ये ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये किस चीज से बना है? इसके पास तो ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो काफी बड़ा है, इसके पास मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्स होंगे। अब क्या होगा? मान लो एक सोर्स से लाइट आ रही है और दूसरे सोर्स की लाइट हमारी आई तक नहीं पहुंच पा रही, वो कहीं और जा रही है, लेकिन बाकी सोर्स तो है, उनसे तो आएगी लाइट इस तरीके से। इसमें क्या होता है? मिलियंस ऑफ सोर्स होते हैं और ऐसा पॉसिबल ही नहीं किसी एक सोर्स से भी लाइट हमारी आई तक ना पहुंचे। इसमें तो एक ही रे आ रही थी,
अब उसकी वजह से क्या होता है, जब वो हमारी आइज तक पहुंचेगी तो हमें स्टार दिखाई देगा, और जब नहीं पहुंचेगी हमें स्टार दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मिलियंस ऑफ पॉइंट सोर्स होते हैं, तो उनमें से काफी सारों में से हमारी जो आंखों में लाइट है वो पहुंच पाती है, इसलिए प्लेनेट हमें हमेशा विजिबल रहते हैं, वो ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर क्लोजर टू अर्थ, अर्थ के काफी पास है, सो दे अपीयर एज स्मॉल डिस्क, डिस्क की तरह में दिखाई देंगे, रेदर देन पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स जैसे हमें वो नहीं दिखते। द लाइट फ्रॉम प्लैनेट इज नॉट अफेक्टेड एज मच बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, इसके पास बहुत सारे पॉइंट सोर्स होते हैं जिसकी वजह से अर्थ एटमॉस्फेयर में जितने लेयर हैं उनसे ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, मेकिंग देयर ब्राइटनेस स्टडी, इसलिए इसकी ब्राइटनेस एक जैसी ही रहती है, इसकी तरह वेरी नहीं करती। आया समझ में? Why does the sun appear reddish early in the morning? अर्ली इन द मॉर्निंग में जो सन है रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस टाइम पे सन कहाँ होता है, नियर द हॉरिजन। ठीक है, और ये हमारी आई, अगर उसे हमारी आई तक आना है तो उसको काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना होगा, तो जितने भी विबग्योर में हमारे पास कलर्स होते हैं वो सारे पहले स्कैटर हो जाते हैं। जो रेड कलर है जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, और रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब जब सन मॉर्निंग में नियर द हॉरिजन होता है उसको बहुत सारा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना होता है, तो लास्ट तक हमारी आई तक सिर्फ एक ही लाइट पहुंच पाती है, वो कौन सी होती है, रेड कलर की। ठीक है, इसलिए हमें सन कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। बाकी सारी लेयर्स तो पहले ही कैसी हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक, अब आगे चलते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। The sun appears reddish early in the morning because its light to pass through the thicker layer of earth atmosphere. This scatter the shorter wavelength, जितनी भी shorter wavelength होंगी उन सबको पहले scatter कर देगा, leaving the longer wavelength, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ बड़ी है जैसे कि रेड कलर, उसको वो पास आने देगा, to reach our eyes giving the sun a reddish appearance। ठीक है, आगे चले अब। Why does sky appears dark instead of blue to an astronaut? इसका आंसर देखो, हमारे पास जो हमें ये चीज पता है कि स्कैटरिंग होती क्या है, ये कोई पार्टिकल है, मान लो ये हमारे पास पार्टिकल है, और इस पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारे पास क्या आई, एक लाइट रे, इस पार्टिकल से जैसे ही टकराएगी वो हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगर ये पार्टिकल ही नहीं है तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, और जब तक लाइट स्कैटर नहीं होगी तब तक हमें लाइट विजिबल भी नहीं होगी। लाइट जब स्कैटर होती है तभी हमें वो लाइट दिखती है। अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर वैक्यूम है, और वैक्यूम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 0। वैक्यूम में कोई पार्टिकल ही नहीं है, अगर वैक्यूम में कोई पार्टिकल है ही नहीं तो लाइट स्कैटर कहां से होगी, और अगर लाइट स्कैटर होगी ही नहीं तो वहां तो हमें सब कुछ ब्लैक ही दिखाई देने वाला है। अब देखो एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या होता है, स्काई अपीयर्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लाइट स्कैटर कहां से होगी, लाइट स्कैटर ही नहीं हो पाएगी। अगर लाइट स्कैटर नहीं होगी तो हमें कैसा दिखाई देगा, वो डार्क दिखाई देगा। अब जैसे ही अर्थ के अंदर लाइट आती है, भाई अर्थ के अंदर तो एटमॉस्फेयर है, वहां पे तो पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हमें जो स्काई है वो कैसे दिखाई देता है, अर्थ से ब्लू, और वहीं अगर स्पेस में जाएंगे तो कैसे दिखाई देगा, ब्लैक, क्योंकि ऊपर स्पेस में एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहां कोई पार्टिकल नहीं है, तो लाइट स्कैटर नहीं हो पाती। और अर्थ में क्या है, पार्टिकल है, लाइट स्कैटर होती है, दैट्स व्हाई हमें कलर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, हमारा ये चैप्टर अब पूरी तरीके से फिनिश होता है। आज के जो क्वेश्चंस है अगर आपको उनको डीप में समझना है, आप इस चैप्टर की वीडियोस को बार बार देखिए,
क्योंकि उसके अंदर मैंने इन सारे क्वेश्चंस को काफी डीप में एक्सप्लेन करा है कि इन क्वेश्चन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चों को उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे काफी इजी तरीके से, सो दैट आपके जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, बार बार इसकी वीडियोस देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए। थैंक यू।